नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीएस एकेडमी में। मैं डॉक्टर सुदेश कांत ऐसा आपके लिए लेकर चल रही हूँ टीजीटी पीजीटी हिंदी का संपूर्ण क्रैश कोर्स, वो भी निःशुल्क। अगर आप चैनल पर नए बन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। आपके पास जो भी पब्लिकली प्लेटफॉर्म है आप उस पर शेयर कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट एक सूचना दे दें कि हमारे द्वारा चलाई जा रही एक टेस्ट सीरीज है और वो जो टेस्ट सीरीज है वो पेड है। जो भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं कैंडिडेट वो ज्वाइन कर सकते हैं। वो जो है हम आपको उसमें 50 टेस्ट पेपर दे रहे हैं और साथ ही में 50 टेस्ट पेपरों का जो संकलन है एकदम पूर्व में जो हुई परीक्षाएं हैं उनके आधार पर है। और ये जो शुल्क है मात्र 750 रुपये है। यदि आप प्रति टेस्ट पेपर निकालेंगे तो आपको 15 रुपये प्रति टेस्ट पेपर आपको मिलता है। टेस्ट पेपर की देने की विधि ये है कि सुबह में हम आपको सप्ताह में 2 टेस्ट पेपर देते हैं। सप्ताह में जब 2 टेस्ट पेपर देते हैं, सुबह में आपको टेस्ट पेपर दिया जाता है, बीच में अंतराल रहता है और शाम को उत्तर कुंजी दी जाती है। अगर आपको कहीं पे किसी प्रश्न में डाउट रहता है तो व्हाट्सएप ग्रुप की चैट भी आपके लिए ओपन रहती है। जो प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप है आप उसमें हमसे तथ्यों का पे डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। या आपको लगता है कि इस प्रश्न का ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था तो उसके लिए अगर हमें लगता है कि आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है जो हम लिख के आपको व्हाट्सएप पे समझा रहे हैं तो आप हमें कॉल भी कर सकते होते हैं। उस समय आपको दूसरा नंबर प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो जो भी कैंडिडेट टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, जो इंक्वायरी नंबर दे रखा है या तो आप उस पर कॉल कर लीजिए, नहीं तो क्लास के अंतिम में एक नंबर हम आपको और प्रोवाइड करा देंगे और प्रोसीजर भी बता देंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं आज उपन्यासकारों में। स्वातंत्र्योत्तर उपन्यास में हम चल रहे थे, यानी कि अब तक के जो उपन्यासकार हैं हम उन सबको मतलब इसी क्रम में देखेंगे। चलिए बात करते हैं आज के उपन्यास में। आज हम उपन्यासकारों में पहले बात कर रहे हैं लक्ष्मीकांत वर्मा जी की। लक्ष्मीकांत वर्मा जी का पहला उपन्यास है खाली कुर्सी की आत्मा, 1958 का। खाली कुर्सी की आत्मा में एक जो संपूर्ण कथा है वो खाली कुर्सी के माध्यम से, खाली कुर्सी के माध्यम से पूरी कहानी जो है, पूरी कथा कही है। किसने? उपन्यासकार ने, ठीक है। महत्वपूर्ण है। इसी के साथ में बात करें कटी हुई जिंदगी कटा हुआ कागज, 1963 आपका बात करें कटी हुई जिंदगी कटा हुआ कागज तो ये 1965 का आपका उपन्यास है, ठीक है, 1965 का। और इसमें जीवन में जो अस्वीकृतियाँ होती हैं, निरर्थकता होती है, जैसे कि किन्हीं तथ्यों को हम स्वीकृति नहीं देना चाहते हैं या बहुत ज़्यादा हम जो कोई कार्य करते हैं वो निरर्थक हमारा जब जाता है, उसके बाद जो हमारी मानसिक कुंठा होती है उसका चित्रण लक्ष्मीकांत वर्मा जी ने इस उपन्यास में किया है। कह रहे हैं कि कटी हुई जिंदगी जो है जब निरर्थक सी हो जाती है तो लगता है कि ज़िंदगी एकदम हमसे कटी हो रही है। जैसे कि अभी आप अपने ऊपर थोड़ा सा उदाहरण लीजिए, अप्लाई कीजिए आप अपने पे। परीक्षा का परिणाम आया, सपोज मानिए किसी का नहीं हुआ। पूर्व की परीक्षाओं की बात कर रही हूँ, आगामी की नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आगामी में आपका चयन निश्चित होगा। जिन तरीकों को मैं फॉलो करवा रही हूँ, जिस तरह मैं नोट्स बनवा रही हूँ उस तरह आप बनाते हुए चलिए। उसी के साथ में अगर कुछ बचता भी है तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, आपको कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी हेजिटेशन आपको बिल्कुल भी नहीं रहेगी कि पेपर में प्रश्न कैसे बनेंगे, कैसे सोल्व करेंगे। परीक्षा की तरह आप हमारे टेस्ट पेपर को सोल्व कीजिए। शाम को उत्तर कुंजी भेजी जाती है, आंसर की को फिर उस तरह से चेक कीजिए। बताते हैं, बीच बीच में तरीके भी बताते हैं। उसमें क्या है कि जब आपने कोई परीक्षा दी, बहुत मेहनत करके दी, आपका उसमें परिणाम आपके पक्ष में नहीं रहा तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ज़िंदगी हमसे कटी हो रही है। इतना उदास आप हो जाते हैं और इतना मतलब लगता है कि अब जीवन में कुछ बचा ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे भी है कि कटी हुई जिंदगी कटा हुआ कागज़, ठीक है, क्योंकि कटा हुआ कागज़ ये कि आप उसका कुछ कर ही नहीं सकते। बात करते हैं कोयला और आकृतियाँ, ये 1970 का है और इसमें स्त्री के यौन संबंधों का चित्रण किया गया है। सफ़ेद चेहरा 1971 का, ये इसमें रोमानी कथा कही गई है। टेराकोटा 1971 का महत्वपूर्ण है, ये इसलिए महत्वपूर्ण है, वैसे तो इनके सारे ही उपन्यास महत्वपूर्ण हैं। महाभारत के आधार पर जो महानगरीय जीवन है, महानगरीय जीवन का इन्होंने चित्रण किया है इसमें, ठीक है। इस आधार पर तीसरा प्रसंग 1987 का है, मुंशी रायजादा,
ये इनके उपन्यास थे। बात कर लें अगले उपन्यासकार, बहुत चर्चित हैं राजकमल चौधरी। राजकमल चौधरी जी की बात करें तो नदी बहती थी 1962 का उपन्यास है, और इसमें जो सामाजिक विद्रूपताएं होती हैं, सामाजिक जो विसंगतियां होती हैं, उनका चित्रण राजकमल चौधरी जी ने नदी बहती थी उपन्यास में किया है। शहर था शहर नहीं था 1966 का इनका उपन्यास है राजकमल चौधरी जी का। मछली मरी हुई बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको छोड़ नहीं सकते। नदी बहती थी ये भी महत्वपूर्ण है, वैसे तो सारे ही महत्वपूर्ण हैं। मछली मरी हुई 1966 का उपन्यास है। इसमें दिखाया गया है कि समलैंगिकतावादी जो स्त्रियां होती हैं, जैसा कि स्त्री आप देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा इस तरह के केस आपको देखने को मिलते हैं न्यूज़पेपर और बाकी चीज़ों में भी, ठीक है, कि स्त्री से प्रेम करती है, ठीक है, पुरुष से, तो समलैंगिकता, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं देहगाता। ये भी महत्वपूर्ण उपन्यास है इनका, राजकमल चौधरी जी का, 1966 का। इसमें इन्होंने दिखाया है कि मुक्त यौनाचार जो संबंध होते हैं उनका चित्रण इन्होंने किया है। ताश के पत्तों का शहर ये भी इनका उपन्यास है। और इसके बाद बात करें तो 20 रानियों का बाइस्कोप 1972 का, और ये जो आपकी फिल्मी दुनिया है, फिल्मी जगत है, मुंबई क्षेत्र पर आधारित है, ठीक है। इसके बात करें तो अग्नि स्नान 1978 का। तो राजकमल चौधरी जी का कोई उपन्यास आपको छोड़ना नहीं है, सभी पढ़ने हैं, लेकिन जहाँ पे कथा क्षेत्र बताने का प्रश्न बन सकता था वहाँ हमने बताया है। अब आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, मुझे नहीं लगता कि परीक्षा से कुछ भी बचेगा यहाँ पे, क्योंकि जहाँ तक मुझे लग रहा है कि देखिए, जितना प्रश्न परीक्षा में बन सकते हैं, जहाँ से जिन रचनाओं से, उपन्यासों से प्रश्न बन सकते हैं, उतना आपको सफिशिएंट पढ़ाया जा रहा है। बात कर लेते हैं महेंद्र भल्ला की। महेंद्र भल्ला अगले उपन्यासकार हैं, महेंद्र भल्ला। एक पति के नोट्स। चलिए भाई, अभी एक पत्नी के भी पढ़िएगा, कमेंट कर दीजिएगा एक पत्नी के नोट्स किसका है। एक पति के नोट्स की यदि बात करें तो 1967 का है, और इसमें आधुनिक जो दाम्पत्य जीवन है उसका चित्रण किया गया है। दूसरे नंबर पे यदि बात करें तो दूसरी तरफ यौन संबंध, ये प्रवासी जीवन पर है 1967। ये भी इनका प्रवासी जीवन की जो विडंबनाएं होती हैं उस पर आधारित है। तीसरा है उड़ने से पेशतर 1987 का है। फोर्थ नंबर पे यदि बात करें, दो देश और तीसरी उदासी। दो देश और तीसरी उदासी। समय की बात करें तो 1997। गंगा प्रसाद विमल की बात कर लेते हैं अगले उपन्यासकारों में। गंगा प्रसाद विमल की बात करें तो पहला उपन्यास है अपने से अलग 1969। अपने से अलग 1969। दूसरे नंबर पे है कहीं कुछ और 1971। कहीं कुछ और 1971। तीसरे नंबर का इनका उपन्यास है मरीचिका 1973। और चौथा है मृगांतक की बात करें तो 1978। इसी के साथ में कामतानाथ जी की बात कर लेते हैं। कामतानाथ जी का सुबह होने तक पहला उपन्यास है। सुबह होने तक। दूसरा है समुद्र तट पर खुलने वाली खिड़की। समुद्र तट पर खुलने वाली खिड़की। समुद्र तट पर खुलने वाली खिड़की 1975 का है। एक और हिंदुस्तान। एक और हिंदुस्तान की बात करें तो 1977 का है, और ये जेल पर जो जेल का जीवन होता है उस पर आधारित है। तुम्हारे नाम 1979। तुम्हारे नाम 1979। पांचवें नंबर पे बात करें तो काल कथा पिघलेगी बर्फ। काल कथा। और छठे नंबर पे बात करें तो पिघलेगी
बर्फ। पिघलेगी बर्फ की यदि बात करें तो 2006 का इनका उपन्यास है। ठीक है, आप इसी के साथ में आगे बात कर लेते हैं शिव प्रसाद सिंह की। शिव प्रसाद सिंह को हम पढ़ चुके हैं। चलिए अभी इतना ही नोट कीजिए, क्योंकि अगले जो उपन्यासकार हैं वो थोड़े से दीर्घ हैं। ठीक है, चलिए महेंद्र भल्ला की बात करें तो एक पति के नोट्स 1967 महत्वपूर्ण है दाम्पत्य संबंधों पे। दूसरी तरफ 1967 उड़ने से पैस्तर, दो देश और तीसरी उदासी महत्वपूर्ण है गंगा प्रसाद विमल का। अपने से अलग, मृगांतक और मरीचिका, ये थोड़ा सा पढ़े रहिएगा। कामतानाथ की बात करें तो सुबह होने तक, समुद्र तट पर खुलने वाली खिड़की, एक और हिंदुस्तान, क्योंकि जेल जीवन पर आधारित इससे पहले भी कई उपन्यास आ चुके हैं, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। कालकथा, पिघलेगी बर्फ, आप पढ़े रहिएगा। ठीक है, जिसने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले उपन्यासकार की तरफ। चलिए अगले थोड़े से दीर्घ उपन्यासकार हैं, उनको पढ़ते हैं। अगले उपन्यासकार में देख रहे हैं गिरिराज किशोर। गिरिराज किशोर की यदि बात करें तो पहला है लोग 1966। लोग 1966 ये यशवंत राय के द्वंद्व और अहंकार का चित्रण किया गया है। चिड़ियाघर, चिड़ियाघर की बात करें तो 1968 है, और इसमें जो दफ्तर के लोग होते हैं उनके जो जीवन होता है, जो जिंदगी होती है, उसका चित्रण किया गया है। यात्राएं 1971। फोर्थ नंबर पे बात करें जुगलबंदी 1973। जुगलबंदी 1973। जुगलबंदी की यदि बात करें तो ये कांग्रेसी सत्ता और अंग्रेजी उसमें चित्रण किया गया है। कांग्रेस सत्ता का उदय होता है और अंग्रेजों को भगाया जाता है, उस समय का चित्रण है। पांचवें नंबर पे बात करें तो 1974। छठे नंबर पे बात करें तो इंद्र सुने 1978। इंद्र सुने 1978। सातवें नंबर पे बात करें तो दावेदार 1979। दावेदार 1979। आठवें नंबर पे यदि बात करें यथा प्रस्तावित 1982। यथा प्रस्तावित 1982। नवे नंबर पे यदि बात करें तो यथा प्रस्तावित के बाद में है तीसरी सत्ता। तीसरी सत्ता की यदि बात करें तो 1982 है, और ये आधुनिक नारी के जो दाम्पत्य संबंध होते हैं उसी पर चित्रित है। परिशिष्ट 1984। परिशिष्ट 1984 तकनीकी शिक्षण संस्थानों पर महत्वपूर्ण है ये। 11वें नंबर पे बात करें तो असलाहा। असलाहा 1987 का, और इसमें दिखाया गया है कि कैसे लोग इनकी खरीद फरोख्त में व्यस्त रहते हैं। ठीक है, जो शिक्षण संस्था वो उसमें है। ठीक है, और अंतर्ध्वंस 1990। अंतर्ध्वंस 1990। ढाई घर 1991। 14 नंबर पे यदि बात करें यातना घर 1997। 15 नंबर पे यदि बात करें तो पहला गिरमिटिया, और बहुत महत्वपूर्ण है इनका पहला गिरमिटिया। पहला गिरमिटिया इसीलिए महत्वपूर्ण है 1999 का, क्योंकि ये महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। एक आग का दरिया 2007। एक आग का दरिया 2007 का इनका महत्वपूर्ण है।
17वें नंबर पे बात करें तो स्वर्ण मृग 2012, और ये स्वर्ण मृग जो उपन्यास है इनका 2012 का, इसका जो कथा क्षेत्र है ये क्राइम जो आपका ये सर्वर होते हैं इन पर आधारित है। और इसी के साथ में 18वें नंबर पे बात करें तो बा, और बा 2016 का इनका उपन्यास है, और ये कस्तूरबा गांधी पर आधारित है, महात्मा गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी पर आधारित है। चलिए बात कर लेते हैं गिरिराज किशोर की ही जब कर रहे थे तो लोग पढ़े रहिएगा चिड़ियाघर महत्वपूर्ण है 1968 का, यात्राएं पढ़े रहिएगा जुगलबंदी 1973 का महत्वपूर्ण है, 2 1974, इंद्र सुने 1978, दावेदार 1979, यथा प्रस्तावित महत्वपूर्ण है 1982 का, तीसरी सत्ता 1982 का, परिशिष्ट महत्वपूर्ण है, असलाहा 87 आप पढ़े रहिएगा, अंतर्ध्वंस 1990 का, ढाई घर ये भी महत्वपूर्ण है, यातना घर पढ़े रहिएगा, पहला गिरमिटिया बहुत महत्वपूर्ण है, इसको नहीं आपको छोड़ना है, एक आग का दरिया वो 2007, स्वर्ण मृग और बा ये दोनों उपन्यास आपको याद रखने हैं। तो ये थे गिरिराज किशोर, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे देखते हैं गोविंद मिश्र जी को। चलिए बात कर लेते हैं आगे चल के गोविंद मिश्र जी की। अच्छे उपन्यासकार हैं, कथाकार हैं और बहुत अच्छा लिखा भी है इन्होंने। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं गोविंद मिश्र जी की। गोविंद मिश्र 1 अगस्त 1929। बात करते हैं उपन्यासों में। वह अपना चेहरा 1970। वह अपना चेहरा 1970 का इनका उपन्यास है। इन्होंने दिखाया है कि किस तरह दफ्तरी जीवन इसमें व्यतीत हुआ है। दूसरा है उतरती हुई धूप। उतरती हुई धूप आपका इनका जो है 1971 का है। 1971 में इसमें इन्होंने दिखाया है किशोरावस्था का जो प्रेम होता है, एक तरीके से ये इलाहाबाद की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जो विश्वविद्यालय का इसमें पूरा चित्रण आपको मिल जाएगा। लाल पीली जमीन 1976 का है। लाल पीली जमीन की यदि बात करें तो 1976, और ये बुंदेलखंड की संस्कृति पर आधारित है। चौथे उपन्यास में यदि बात करें आपका तो हुजूर दरबार 1981। हुजूर दरबार 1981 का है और ये राजा रजवाड़ों की संस्कृति पर आधारित है। 5वें नंबर पे बात करें तो तुम्हारी रोशनी में। तुम्हारी रोशनी में इनका जो उपन्यास है ये दफ्तरशाही 1985 का है। दफ्तरशाही जीवन पर आधारित है। बहुत लिखा है क्योंकि खुद क्या कहते हैं आपके सिविल सर्विस से रिटायर है। 6ठे नंबर की बात करें तो हुजूर दरबार तुम्हारी रोशनी में, इसके बाद है धीर समीरे। धीर समीरे जो इनका उपन्यास है 1988 का, ये रिपोर्टाज शैली में है और इसमें जो ये इसका जो कथा क्षेत्र है वो वृंदावन है, यानी कि ब्रज में जो 84 परिक्रमा होती है, परिक्रमा उसका इसमें वर्णन है। धीर समीरे के बाद में यदि बात करें तो 5 आंगनों वाला घर। 5 आंगनों वाला घर। 5 आंगनों वाला घर की यदि बात करें तो 1995 है। इसमें दिखाया गया है कि किस तरह परिवार में बिखराव और टूटन है स्वतंत्रता के बाद। 8वें नंबर पे बात करें फूल इमारतें और बंदर। फूल इमारतें और बंदर ये इनका प्रतीकात्मक उपन्यास है 2000 का, और इसमें समकालीन नौकरशाही का जो राजनीतिक चित्रण है वो किया गया है। कोहरे में कैद रंग 2004। कोहरे में कैद रंग 2004। 10वें नंबर पे बात करें तो धूल पौधों पर 2008। धूल पौधों पर 2008।
इसमें भी दिखाया गया है कि किस तरीके से नायिका को जो विवाह कर लेती है वो किस तरह से बंधी रहती है, चाह कर भी समाज शास्त्र के प्रोफेसर से प्रेम करने लगती है। कोहरे में कैद रंग धूल पौधों पर, और इसके बाद में है अरण्य तंत्र। और जरा कमेंट कीजिए अरण्य किसका आपने पढ़ा था, फटाफट देखते हैं कितना याद है। 12वें नंबर पे बात करें तो शाम की झिलमिल। शाम की झिलमिल की बात करें तो ये 2018 आपका रहेगा। और 13वें नंबर पे बात करें तो खिलाफत 2019 रहेगा। ठीक है, चलिए बात कर रहे थे गोविंद मिश्र जी की। गोविंद मिश्र जी की वह अपना चेहरा 1970 का है। उतरती हुई धूप, ठीक है, वह अपना चेहरा में उन्होंने दिखाया है कि दफ्तरी जो जीवन होता है उसमें किस तरह मतलब उनका जो जीवन व्यतीत होता है वो किस तरह होता है कि सुबह चले गए शाम को आ गए। और उसमें भी जो नायक नायिकाएं हैं प्रेम प्रसंग चलते रहते हैं। जो नायिका होती है वो हमेशा जो नायक है वो बदलती रहती है, वह अपना चेहरा में। उतरती हुई धूप 1971 का है। उतरती हुई धूप में किशोरावस्था का जो प्रेम है वो चित्रित हुआ है। किशोरावस्था के प्रेम की यदि बात करें तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लेखक स्वयं चित्रित होता है। लेखक इसलिए चित्रित होता है क्योंकि ये वह अपना चेहरा जो उपन्यास ये जो आपका उपन्यास है उतरती हुई धूप, ये पूरा इलाहाबादी जो परिवेश है आपका, इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, उसके आसपास का जो क्षेत्र है, कटरा है, संगम है, वहाँ की लॉज हैं, और किस तरह जो है वो शहर आता है, पढ़ता है, फिर नायिका भी पढ़ने के लिए आ जाती है। इस तरह का चित्रण इसमें देखने को मिलता है। इसके साथ में बात करें लाल पीली ज़मीन। लाल पीली ज़मीन की यदि बात करें तो ये बुंदेलखंड की जो संस्कृति है, जो राजशाही है, उस पर आधारित है। हुजूर दरबार में बात करें तो ये राजा रजवाड़ों पर के उसमें केंद्रित है। हरीश है, हरीश की माँ मर जाती है, और एक तरीके से जब उपन्यास को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि ये राजस्थानी उसमें चित्रित हुआ है। ठीक है, तुम्हारी रोशनी में 1985 की है। तुम्हारी रोशनी में यदि बात करें तो इसमें भी दफ्तर का जीवन चित्रित हुआ है। इसी के साथ में धीर समीरे 1988 का उपन्यास है। रिपोताज शैली में है, और इसमें वृंदावन में जो 84 परिक्रमा होती है उसका वर्णन इसमें किया गया है कि एक सुनंदा आई हुई होती है और किस तरह से उसका मतलब बेटा गुम हो जाता है। उसको यही नहीं पता चल पाता है कि उसका बेटा गया कहाँ। अपने पति से वो डाइवोर्स लेना चाहती है। उसके बाद में वो सोचती है कि माँ कहती थी कि जो खोए हुए बच्चे होते हैं वो ब्रज में मिल जाते हैं कृष्ण की कृपा से, तो वो वहाँ पे आ जाती है। और वहाँ पे फिर दिखाया जाता है कि किस तरह जो भारतीय लोग होते हैं वो संस्कृति को उतना नहीं मानते जितना कि जो पाश्चात्य लोग आए हुए होते हैं, अंग्रेज लोग आए हुए होते हैं, जो लड़कियाँ आई हुई होती हैं एक ग्रुप बना के, वो कितनी सेंसिटिव होती हैं और वो कितनी मतलब हेल्प करती हैं सबकी। इस तरह का वर्णन इसमें मिलता है। 5 आंगनों वाला घर की बात करें तो इसमें दिखाया गया है कि राजन के माध्यम से जो केंद्रीय पात्र है वो राजन है। राजन की पहली पीढ़ी राजन, और राजन ने यहाँ पे 3 पीढ़ियाँ देखी हैं। 3 पीढ़ियों का इसमें वर्णन मिलता है। स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता के पश्चात की इसमें तीनों कहानियाँ इसमें कही गई हैं इस उपन्यास में। और इसमें यह भी दिखाया गया है राजन के माध्यम से पात्र राजन है वो किस तरह से जो स्वतंत्रता से पूर्व यानी कि जो अपने दादा चाचा वाली जो पीढ़ियाँ होती हैं उनको देखता है, वो कितने आदर्शवादी थे। फिर अपनी पीढ़ी को भी देखता है कि भाई भाई के लिए कितना मरता है। और उसके बाद में जो उसकी अपनी पीढ़ी होती हैं, उसके जो अपने पुत्र होते हैं, वो उनको देखता है कि बड़ा बेटा विदेश चला जाता है तो वो अपने पापा के उसको जब पता चलता है तो वो पैसा भेजने के लिए बोलता है, लेकिन आने के लिए साफ मना कर देता है। इस तरह की इसमें कहानी कही गई है। यानी कि पीढ़ी अंतराल भी इसमें दिखाया गया है, उनका द्वंद्व भी दिखाया गया है, और स्वतंत्रता में जो कूदे हैं, किस किस रूप में कूदे हैं, उन सब का चित्रण इसमें किया गया है। बहुत अच्छा उपन्यास है गोविंद मिश्र जी का ये। फूल इमारतें और बंदर 2000 का है। इसमें भी समकालीन नौकरशाही जो एक तरीके से कहें उसका चित्रण इन्होंने इसमें किया है। ठीक है, और ये एक प्रतीकात्मक उपन्यास है। इसी के साथ में बात कर लेते हैं कोहरे में कैद रंग 2004 का है। इसी के साथ धूल पौधों पर, इसमें भी एक समाज शास्त्र से पढ़ने वाली लड़की होती है, उसकी भी माता शादी कर देती है और वो आगे पढ़ना चाहती है, और उसका जो पुरुष होता है वो पाखंडी होता है, धर्म के नाम पर, पूजा पाठ के नाम पर लोगों के साथ में शोषण करता है।
अपनी पत्नी से भी कहता है कि तुम भी इस कर्मकांड में मेरे साथ रहो, लेकिन वो फिर पढ़ने के लिए लालायित रहती है और फिर वो डॉक्टरेट होती है और वो चाहती है, वो जिन प्रोफेसर के अंडर में रहती है वो उन्हीं से प्रेम करने लगती है कहीं ना कहीं। अरण्य तंत्र ये भी प्रतीकात्मक उपन्यास है इनका, और 2013 का। शाम की झिलमिल, ये उपन्यास इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस उपन्यास में अभी तक हमने देखा था कि विधवा जो महिलाएं होती हैं उन पर काफ़ी उपन्यास लिखे गए हैं, लेकिन विधुर जो उपन्यास है, विधुर समस्या पर आधारित, वो गोविंद मिश्र जी ने उपन्यास लिखा है। इसलिए लिखा है पहला उपन्यास क्योंकि इसमें दिखाया गया है कि पत्नी हमेशा कहती है कि क्या कहते हैं, पति कहता है कि मैं नहीं रहूँगा तब तुम्हें देखूँगा कैसे होगा, लेकिन पत्नी पहले चली जाती है और फिर जो पति है वो किस तरह अपना जीवन यापन करता है बच्चों के साथ में रहकर और किस तरह उसके बच्चे उसको देखते हैं। पूर्व की प्रेमिका भी मिल जाती है, वो विधवा होती है, लेकिन उसके बाद भी वो चाहता है कि लिव इन रिलेशन में मैं रहूँ, लेकिन वो उसकी जो प्रेमिका होती है वो समाज का हवाला दे देती है। ठीक है, इस तरह का चित्रण इन्होंने किया है, बहुत अच्छा उपन्यास है। खिलाफत की बात करें तो इस्लामिक स्टेट, जो बगदादी इस्लामिक स्टेट है, उस पर लिखा गया ये उपन्यास है 2019 का, बहुत अच्छा उपन्यास है। ठीक है, लव जिहाद वगैरह वगैरह सब इसी उपन्यास में चित्रित हो जाते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे आपकी अभिमन्यु अनंत। अभिमन्यु अनंत की बात करें तो पहला उपन्यास है नदी बहती थी 1970। दूसरा है एक बीघा प्यार 1972। एक बीघा प्यार 1972। जम गया सूरज 1973। जम गया सूरज 1973। चौथा उपन्यास है लाल पसीना 1977। लाल पसीना 1977। पांचवें उपन्यास में बात करें तो शेफाली 1979। शेफाली 1979। अपनी ही तलाश 1982। अपनी ही तलाश 1982। गांधी जी बोले थे 1984। गांधी जी बोले थे 1984। आठवां है लहरों की बेटी 1995। लहरों की बेटी 1995। बात कर लेते हैं रविंद्र वर्मा। रविंद्र वर्मा की यदि बात करें तो पहला उपन्यास है किस्सा तोता सिर्फ तोता। किस्सा तोता सिर्फ तोता 1977। माँ और जवाहर नगर 1995। जवाहर नगर 1995। 99 1998। 99 1998। फोर्थ नंबर पे बात करें पत्थर ऊपर पानी 2000। पत्थर ऊपर पानी 2000। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगा 2004। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगा 2004। 10 बरस का भंवर 2008। भंवर 2008। विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल की बात करें तो पहला उपन्यास है नौकर की कमीज 1979।
नौकर की कमीज 1979। दूसरा है दीवार में एक खिड़की रहती थी। दीवार में एक खिड़की रहती थी। दीवार में एक खिड़की रहती थी 1997। हरी घास पर, तीसरा है हरी घास पर छप्पर वाली झोपड़ी। हरी घास पर छप्पर वाली झोपड़ी और बोना पहाड़ 2011। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अभिमन्यु अनंत की। अभिमन्यु अनंत, ठीक है, मॉरिशस के। नदी बहती थी, महत्वपूर्ण है 1970 का। एक भीगा प्यार 1972 का। जम गया सूरज 73 पढ़े रहिएगा। लाल पसीना 1977। शेफाली 1979। अपनी ही तलाश 1982। गांधी जी बोलते थे, पढ़े रहिएगा। लहरों की बेटी थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। रविंद्र वर्मा, किस्सा तोता सिर्फ तोता 1972। जवाहर नगर पहला याद रखिएगा 99। पत्थर ऊपर पानी 2000। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगा, थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। 10 बरस का भंवर पढ़े रहिएगा। विनोद कुमार शुक्ल की बात करें तो तीनों ही उपन्यास महत्वपूर्ण है। नौकर की कमीज 1979। दीवार में एक खिड़की रहती थी 97। हरी घास पर छप्पर वाली झोपड़ी और बोना पहाड़ 2011। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए सुरेंद्र वर्मा की बात कर लेते हैं। सुरेंद्र वर्मा की बात करें, अंधेरे से परे 1980। अंधेरे से परे 1980। मुझे चांद चाहिए 1993। मुझे चांद चाहिए 1993। तीसरे नंबर पे है दो मुर्दों के लिए गुलदस्ता 1998। रमेश चंद्र साहा। गोबर गणेश 1978। गोबर गणेश 1978। किस्सा गुलाम 1986। किस्सा गुलाम 1986। तीसरे नंबर पे बात करें तो पूर्वा पर 1990। फोर्थ नंबर पे बात करें तो आखिरी दिन 1992। पांचवें नंबर पे यदि बात करें पुनर्वास 1995। छठे नंबर पे बात करें तो विनायक 2011। विनायक 2011। सातवें नंबर पे यदि बात करें तो सफ़ेद पर्दे पर असबाब ए वीरानी। कथा सनातन आप लिख लीजिए। कथा सनातन 2012। आगे आप नोट कीजिए भगवान सिंह। भगवान सिंह के उपन्यासों में आपको नोट करने हैं। महाभिषग 1973। दूसरे नंबर पे अपने अपने राम। अपने अपने राम 1992। उन्माद 1999। और फोर्थ नंबर पे है शुभ्रा 2000। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखते हैं।
सुरेंद्र वर्मा जी के तीनों उपन्यास आपको पढ़ने हैं। अंधेरे से परे, मुझे चांद चाहिए 1993, दो मुर्दों के लिए एक गुलदस्ता। ठीक है। रमेश चंद्र शाह के भी सारे ही उपन्यास आपको पढ़ने हैं। भगवान सिंह की यदि बात करें तो अपने अपने राम, महाभिषग, ये तो आपको पढ़ने ही हैं। ठीक है। और रमेश चंद्र शाह के भी सारे ही उपन्यास आपको समय सहित याद करने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर बात कर लेते हैं अगले उपन्यासकारों में। बस ये जो इस समय आप पढ़ेंगे, बस यही अंतिम रहेगी आज की क्लास। मनोहर श्याम जोशी। मनोहर श्याम जोशी की बात करें तो कुरु कुरु स्वाहा 1980, दूसरे नंबर पे है कसब 1982, तीसरे नंबर पे बात करें तो हरिया हरक्यूलिस की हैरानी, हरिया हरक्यूलिस की हैरानी 1994, हमजाद 1996। पांचवें नंबर पे बात करें तो टेटा प्रोफेसर, टेटा प्रोफेसर आपका 2001, क्याप 2001, क्याप 2001। सातवें नंबर पे बात करें कौन हूँ मैं 2006, कौन हूँ मैं 2006। ठीक है। आठवें नंबर पे है उत्तराधिकारी, और कौन हूँ मैं ये उस पे है 2015 का। चलिए मणि मधुकर की बात कर लेते हैं। मणि मधुकर की बात करें तो सफेद मैम ने 1971, सफेद मैम ने 1971, पत्तों की बिरादरी, पत्तों की बिरादरी 1979, पिंजरे में पन्ना, पिंजरे में पन्ना 1981, विभूति नारायण राय, विभूति नारायण राय की यदि बात करें तो घर 1982, दूसरे नंबर पे बात करें तो शहर में कर्फ्यू, शहर में कर्फ्यू 1986, किस्सा लोकतंत्र, किस्सा लोकतंत्र की बात करें तो 1983, तबादला 2001, पांचवें नंबर पे बात करें तो प्रेम की भूत कथा 2009, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। मनोहर श्याम जोशी की बात कर रहे थे तो कुरु कुरु स्वाहा महत्वपूर्ण है 1980 का, कसब 1982 का, हरिया हरक्यूलिस की हैरानी, क्याप, हमजाद, टेटा प्रोफेसर, कौन हूँ मैं ये 2006 का, उत्तराधिकारी आप पढ़े रहिएगा। कौन हूँ मैं ये एक क्वेश्चन मार्क रहता है। यहाँ पे जो नायक होता है वो कुछ दिन के लिए मतलब गायब हो जाता है, और माना जाता है कि अगर आप 10 वर्ष तक वापस नहीं आते हैं, बिना बताए असूचित अदृश्य कहीं रहते हैं, मतलब आप दिखाई मतलब कहीं पे आपका कोई अपनी आईडी नहीं होती है, तो उसके बाद क्या है कि कोर्ट आपको मृत घोषित कर देता है। इस पर आधारित है। मणि मधुकर, सफेद मैम ने, पत्तों की बिरादरी, पिंजरे में पन्ना महत्वपूर्ण है सभी। विभूति नारायण राय का घर, शहर में कर्फ्यू, तबादला, ये तीनों महत्वपूर्ण है, बाकी आप
पढ़े रहिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सोच रहे हैं 2 रचनाकार हैं, उनको और कंप्लीट कर लेते हैं अभी की क्लास में। चलिए, देखिए अगर कुछ छूट जाता है तो आगे पीछे स्क्रीनशॉट का टाइम देते हैं, आप बाद में नोट कर लिया कीजिए। मंजूर एहतेशाम, मंजूर एहतेशाम, कुछ दिन और 1976 उपन्यास है। कुछ दिन और 1976। दूसरा है सूखा बरगद 1986। सूखा बरगद 1986। तीसरा है दास्तान ए लापता 1995। दास्तान ए लापता 1995, 96 नहीं 95। 4th नंबर पे बात करें तो बसारत मंजिल 2004। पांचवें नंबर पे बात करें तो मदरसा, और 6ठे नंबर पे पहर ढलते। छोड़ दीजिए इसको, रहने दीजिए। वीरेंद्र जैन की बात कर लेते हैं। वीरेंद्र जैन की बात करें तो सुरेखा पर्व 1978। सुरेखा पर्व 1978। अनातीत 1983। प्रतीक एक जीवनी, प्रतीक एक जीवनी 1983। शब्दबद्ध, शब्दबद्ध की बात करें तो 1983। सबसे बड़ा सिपहिया, महत्वपूर्ण है इनका। सबसे बड़ा सिपहिया, सबसे बड़ा सिपहिया 1988 का है। डूब 1991। 7वें नंबर पे पार 1994। और 8वें नंबर पे है पंचनामा, पंचनाम 1996। ठीक है, तो ये थे आपके आज के। मंजूर एहतेशाम, कुछ दिन और सूखा बरगद इनका महत्वपूर्ण है। बाकी मदरसा आप पढ़े रहिएगा। अनातीत और सबसे बड़ा सिपहिया वीरेंद्र जैन का महत्वपूर्ण है। डूब बाकी सबको आप पढ़े रहिएगा। ठीक है, तो ये लास्ट था, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और इसके बाद में जिनको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है उनके लिए कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड करा देते हैं। उसके बाद में क्लास का इतिश्री करते हैं। चलिए, देखिए जिन भी बच्चों को टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है 9568802463 पे आप साधारण कॉल करेंगे। और 750 रुपये शुल्क है जो टेस्ट है, टेस्ट शुल्क। 50 टेस्ट पेपर हम आपको दे रहे हैं और 6250 प्रश्न इसमें आपके बन रहे हैं। यदि प्रति टेस्ट पेपर की बात करें तो 15 रुपये आपको पड़ रहा है। 125 प्रश्न रहेंगे और संपूर्ण पाठ्यक्रम पर रहेंगे। और उसी के साथ में नवीन पैटर्न पर आधारित तो है ही, मार्केट में कहीं मिलेगा ही नहीं आपको ऐसा टेस्ट पेपर। और उसी के साथ में प्रति सप्ताह 2 टेस्ट पेपर हम आपको देते हैं, जिसमें 19-20 टेस्ट पेपर आपके हो चुके हैं। तो अब जैसे आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे तो आपको जो पूर्व में हुए हैं वो एक साथ दे दिए जाएंगे। बाकी आपको प्रति सप्ताह 2 टेस्ट पेपर हम देते हुए चलेंगे। तो जिनको भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है 9568802463 पे आप कॉल करके अपनी जो भी आपकी बातें हैं वो आप कर सकते हैं। ठीक है, और जो भी कुछ आर्थिक रूप से असक्षम है, ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि आपको पे नहीं करना पड़ेगा। पे तो आपको करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें टाइपिंग चार्ज देना है। ठीक है, तो लेकिन फिर भी आप एक बार कॉल कीजिएगा, अपनी जो समस्याएं हैं वो रखिएगा। ठीक है, तो अभी की क्लास यहीं तक रखते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में अगले उपन्यासकारों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।